अस्सलाम वालेकुम। सो इन टुडेज़ लेक्चर वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द मोलैरिटी कि मोलैरिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कि जो सॉल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो डिज़ोल्व हैं इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हैं, उसको हम कहते हैं कि ये असल में मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम के अंदर। मोलैरिटी असल में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने भी मोल्स किसी भी सॉल्यूट के वो डिज़ोल्व हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब लिखा हुआ है मोलैरिटी इज़ द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज। मोलैरिटी असल में एक यूनिट होता है जिसको हम ज़्यादातर केमिस्ट्री या फिर अलाइड साइंसेज के अंदर यूज़ करते हैं। The formula used for the preparation of molar solution is as follows कि वो फार्मूला जो हम किसी भी मोलर सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं वो क्या हो सकता है कि असल में मोलैरिटी का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो असल में डेसीमीटर क्यूब के अंदर है और उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं वो डिज़ोल्व हुए हुए हैं वो असल में मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कि जो मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है और वो मॉलिक्यूल जो है जिसका हम लोगों को मास गिवन है असल में उसका मोलर मास कितना होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे उस सॉल्यूट के। इसको टोटल हमने डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं आखिर उसका वॉल्यूम क्या है, और वो वॉल्यूम हम लेंगे असल में डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और जो हम मास लेंगे सॉल्यूट का वो ग्राम के अंदर लेंगे। और इसके अलावा जो मोलर मास होता है वो तो हमेशा ग्राम अपॉन मोल के अंदर लेते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। या फिर हम इसको एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स कि जो हम लोग सॉल्यूट का मास लेंगे वो ग्राम्स के अंदर होगा डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। डिवाइड हम कर देंगे कैसे, उस सॉल्यूट के मोलर मास से, और मल्टीप्लाई कर देंगे उस सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम होगा उससे। लेकिन जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो इस तरीके से हम मोलैरिटी के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर इसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी। आगे पेज नंबर 2 के पर क्या लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन कि हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1 mI। इसके बाद लिखा हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग। अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, 1 मोल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है उसको हम लोग लेंगे और इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, एक ऐसे अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे जो कि पूरा सफिशिएंट हो। सफिशिएंट से मुराद ये है कि हमें जो भी वॉल्यूम बनाना है सॉल्यूशन का वो तकरीबन 1 डेसीमीटर क्यूब हम कह रहे हैं कि हमने बनाना है। हम लोग उसी के मुताबिक 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 1 मोल लेंगे सॉल्यूट का, जिसको ऐसे अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है दोनों को मिक्स कर मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर उसका वॉल्यूम तकरीबन 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर हो। किसके अंदर, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर हम सॉल्यूशंस को केमिस्ट्री में या लैब के अंदर जो है मेजरिंग फ्लास्क के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हमें NaOH का ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है कि जिसके अंदर हमें 1 मोलैरिटी आनी चाहिए, किसकी, NaOH की। ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें 1 मोल NaOH लेना है। अब हम कैसे निकालेंगे मोलर मास के, जो हमारे पास फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है NaOH। तो कैसे निकाल सकते हैं हम कि सोडियम का असल में मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1। तो हम 23 + 16 + 1 करेंगे तो असल में आ जाएगा 40 ग्राम्स, और ये मौजूद होगा 1 मोल के अंदर।
अगर हमने 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है NaOH का, तो हम 40 ग्राम्स लेंगे NaOH, वो इतने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे ताकि जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो बढ़ा देंगे, इट्स कंसनट्रेशन और मोलैरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कंसनट्रेशन है या मोलैरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि 2.0 मोलर सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर 2 मोलर सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो ज़्यादा होगा 1 मोलर सॉल्यूशन से। बाकी लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हम या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि असल में रिलेटेड है मोलैरिटी के साथ, जिसके अंदर लिखा हुआ है द फॉलोइंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन। अगर हमें कोई एक मोलर सॉल्यूशन कोई भी प्रिपेयर करना है किसी भी मोलैरिटी का, तो उसको कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल 6.2, जिसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जो कि कैसे बना है, इस तरीके से बना है कि डिज़ोल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। अगर हम 28.4 Na2SO4 को क्या करें, डिज़ोल्व करें इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है कितना है, उसका वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व किया है वो है 28.4 ग्राम Na2SO4 का। अब हम इससे डाटा कैसे बनाएंगे कि मास ऑफ Na2SO4, सबसे पहले हमें जो मास दिया हुआ है Na2SO4 का वो है 28.4 ग्राम। इसके अलावा जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो हमारे पास दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब से बाद में डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और हमें जो चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वो असल में मोलैरिटी है। तो आगे हम लिखेंगे कि मोलैरिटी M इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे और पेज नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इनटू द मोल्स। असल में हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं फार्मूला के अंदर मोलैरिटी के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास मास दिया हुआ है सॉल्यूट का उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का असल में क्या फार्मूला होता है कि वो मास जो हमारे पास डिज़ोल्व है और वो ग्राम के अंदर मौजूद है उसको हमने डिवाइड करना है मोलर मास के साथ कि एक मोल के अंदर कितना मास मौजूद है उस सॉल्यूट का। तो हम इसको कैसे कहेंगे, हमने सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ़ मोल्स Na2SO4 के हमें चाहिए इज इक्वल टू मास डिज़ोल्व इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलर मास, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मोलर मास निकालेंगे किसका, Na2SO4 का। तो Na हमारे पास 23 होता है, लेकिन क्योंकि ये 2 प्रेजेंट है Na2 मौजूद है तो हम 23 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्लस, और सल्फ़र का हमारे पास जो मास है वो असल में 32 होता है। और उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 के बराबर होता है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। इसके बाद क्या आएगा, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके 46 आएगा, प्लस 32 तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सल्फर मौजूद था। 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 64 आएगा, और जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 142 ग्राम अपॉन मोल आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लेबल की थी, कौन सी लेबल की थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू मास डिज़ोल्व इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके अंदर हमने जो भी वैल्यू निकाली है मोलर मास की वो हम पुट कर देंगे, रख देंगे इसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू 28.4 हमें गिवन था डेटा के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो मोलर मास हमारे पास कितना आया था, 142 ग्राम अपॉन मोल। तो 28.4 इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 142 ग्राम अपॉन मोल्स,
इसके बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो कैलकुलेटर के अंदर डालने के बाद आएगा 0.2 मोल्स। तो हमारे पास 28.4 ग्राम Na2SO4 जो है वो डिज़ोल्व करने से किसी भी वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ़ मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.2। इसके बाद लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू द डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को असल में डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। दोनों वॉल्यूम के ही यूनिट्स होते हैं। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर क्यूब और इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डेसीमीटर क्यूब के इन्वर्स से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400 को 1000 से डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आएगी असल में 0.4 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद हमें सब पता चल गया, वॉल्यूम भी हमें पता चल गया डेसीमीटर क्यूब के अंदर। इसके अलावा हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी पता है। अब इसके बाद हम इसको मोलैरिटी के फार्मूला के अंदर डाल देंगे। तो हमने आगे मोलैरिटी की हेडिंग डाली और हमने उसका फार्मूला लिखा। हमें पता है कि मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए। अब हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, क्योंकि हम ये दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, तो हम इसको फार्मूला के अंदर डाल देंगे। अब ये फार्मूला कैसे मॉडिफाई होगा कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 0.2 और हमारे पास वॉल्यूम जो था वो आया था 0.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हम 0.2 को असल में 0.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी यहाँ पर हमारे पास कैसे आई कि 0.5 मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब और 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब का इन्वर्स। पेज नंबर 4 के ऊपर जो एग्जाम्पल गिवन है 6.3, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें कितना NaOH चाहिए जो कि ज़रूरी है प्रिपेयर करने के लिए 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये 500 सेंटीमीटर क्यूब असल में हमारे पास वॉल्यूम है ऑफ 0.4 m सॉल्यूशन। जो हमारे पास मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो असल में 0.4 है और जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम डाटा कैसे बनाएंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब और जो हमारे पास मोलैरिटी है वो असल में कितनी गिवन है 0.4 m। हम आगे कहेंगे कि सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें पता है कि मोलैरिटी के लिए हमें मोलर मास भी चाहिए होता है। तो जो मोलर मास होता है NaOH का वो कितना है कि मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू, तो Na हमारे पास होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1। अब हमने क्या किया 23 + 16 + 1 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन है इसको हमने असल में कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 500 और तो हम जब इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब हमने डिवाइड करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब का। अब आगे हम कहेंगे कि वी नो द फार्मूला ऑफ द मोलैरिटी, हमें असल में फार्मूला पता है मोलैरिटी का, वो क्या होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। हमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ग्राम्स के अंदर, जो हमें असल में रिक्वायर्ड है कि हाउ मच हमें असल में मास चाहिए डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोलर मास हमने अभी निकाला था जो कि 40 है और मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो असल में हमें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है मास ऑफ सॉल्यूट को एक जगह रखेंगे और बाकी सबको एक जगह पर ले आएंगे ताकि हमारे से आसानी हो। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी असल में हमारे पास 0.4 थी जो हमें गिवन थी। मोलर मास हमने निकाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 और वॉल्यूम हमारे पास जो है वो है 0.5। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आएगा वो असल में 8 ग्राम आएगा।
पेज नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, कि हम डाइल्यूट कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, या कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिलाएंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कि टोटल हमें कितना चाहिए कोई वॉल्यूम। तो हमें क्या लिखा हुआ है कि डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, जो डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नोन मोलैरिटी, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पहले से पता है, हमें मालूम है। हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एज एक्सप्लेन्ड बिलो, जैसा कि हमें नीचे बताया गया है कि हम कैसे एक डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे किसी भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से। तो लिखा हुआ है सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमें सपोज़ करना है कि हमने प्रिपेयर करना है पूरा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 0.01 m सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है, जिसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 0.01 और उसका वॉल्यूम होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन, जो हमारे पास पहले से सॉल्यूशन गिवन है उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का पहले से एक सॉल्यूशन मौजूद है हमारे पास जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 m। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें उससे ही एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.01 होनी चाहिए और उसका वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। फर्स्ट 0.1 m सॉल्यूशन, जो हमें सबसे पहले कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना था जिसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.1 m, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय डिजॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का है, हमने उसके अंदर डिज़ोल्व करना है 15.8 ग्राम 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए, किस चीज़ का, पोटेशियम पर मैग्नेट का। इसके बाद लिखा हुआ है देन, इसके बाद हम क्या करेंगे 0.01 m सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे, वो प्रिपेयर करेंगे बाय द डाइल्यूशन, डाइल्यूट करेंगे इस सॉल्यूशन को अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी कैलकुलेशन की वजह से हम प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन कि जिसकी वजह से क्या होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाएगा। हमने पहले हेडिंग डाली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की जिसकी मोलैरिटी हमारे पास गिवन थी 0.1 m और जो वॉल्यूम है वो हमें नहीं पता। हमने क्या करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए 0.01 m और जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब का। वी नो द इक्वेशन, हमें इक्वेशन का पता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ पर m1 जो है वो फर्स्ट जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है, v1 उसका वॉल्यूम है और इसके अलावा जो m2 है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी है और v2 जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन, क्योंकि हमें पूरी वैल्यूज़ पता है तो हम इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। जो इक्वेशन हमारे पास है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। v1 हमें पता नहीं है, m1 हमारे पास क्या है 0.1 इज इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन का m2 कितना है 0.01 मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम है वो कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए v1 को एक जगह रख लेंगे, v1 इज इक्वल्स टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय m1 और m1 हमारे पास असल में है 0.1। जब हम 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो v1 है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। पेज नंबर 6 के ऊपर आगे लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो था वो किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर, उसका जो कलर होता है वो डेंस ज़्यादा वॉयलेट पर्पल होता है असल में। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, हमें क्या करना है उसके अंदर से 10 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है सॉल्यूशन का विद द हेल्प ऑफ द ग्रेजुएटेड पिपेट, एक ऐसे पिपेट से जिसके ऊपर लाइंस बनी हुई होती है। ग्रेजुएटेड मतलब नंबरिंग हुई हुई है अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। ये लिखा हुआ है एंड पुट इट इनटू द मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमें वहाँ से निकाल कर
सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ग्रेजुएटेड पिपेट की मदद से एक मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डालना है, और वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए असल में 100 सेंटीमीटर क्यूब का। ऐड वाटर अप टू द मार्क। ये जो हमें अब इसके बाद क्या करना है, उसके अंदर वाटर डाल देना है अप टू द मार्क, एक ऐसे मार्क से जो कि प्रेजेंट है फ्लास्क की नेक के पास। नाउ अब क्या होगा कि जब हम लोग इतना कर लेंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो 0.01 मोलर सॉल्यूशन होगा, जो कि कन्वर्ट हो चुका होगा 0.1 m से 0.01 m सॉल्यूशन का। और ये सॉल्यूशन जो है वो असल में होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 m, जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और मोलैरिटी कितनी है, 0.01 m है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की हैज़ बीन डाइल्यूटेड, को हमने इतना डाइल्यूट करना है कि वो बन जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब का। पहले वो कितना था, 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी मोलैरिटी कितनी थी, 0.01 मोलैरिटी पोटेशियम परमैंगनेट की, और उसको हमने ऐसे डाइल्यूट कर लिया कि वो सॉल्यूशन बन गया 100 सेंटीमीटर क्यूब का। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, उसकी नई मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। पहले हमें गिवन है एक, और एक हम अब कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डाटा बनाएंगे। लिखा हुआ है कि m1 इज़ इक्वल्स टू, m1 जो है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि था 0.01 m, और जो हमारे पास वॉल्यूम था v1 जो हमारे पास पहले से मौजूद है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब का। उसके बाद क्या है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें नई मोलैरिटी बतानी है कि इस सॉल्यूशन की नई मोलैरिटी क्या होगी। तो हम लिखेंगे कि m2 इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। वॉल्यूम एंड मोलैरिटी रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं जो कि अब हमें नीचे गिवन है, इसकी मदद से किसी भी सॉल्यूशन की हम मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हम उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला असल में क्या होता है कि m1v1 इज़ इक्वल्स टू m2v2, और ये जो हमारे पास m1 होता है ये बग़ैर डाइल्यूशन के जो है मोलैरिटी है, और v1 जो है वो हमारे पास बग़ैर डाइल्यूशन का वॉल्यूम है। m2 हमारे पास डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी होगी, और v2 जो है वो डाइल्यूशन के बाद का हमारे पास वॉल्यूम है। तो क्या असल में डिफरेंस है, एक तरीके से रेशो है बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन का। इसके अंदर हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें जो कैलकुलेट करनी है चीज़ वो असल में क्या है, m2 कैलकुलेट करना है हमें। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे कि m2 को एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर रखेंगे। m2 इज़ इक्वल्स टू m1v1 डिवाइडेड बाई v2। अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक इक्वेशन अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक बना ली। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़। हम जब इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को डाल देंगे, वी गेट द मोलैरिटी। हमें डाइल्यूशन के बाद वाली मोलैरिटी जो है वो पता चल जाएगी कि m2 इज़ इक्वल्स टू m1v1 डिवाइडेड बाई v2। m1 हमारे पास कितना होता है, 0.01 मल्टीप्लाई बाई v1 कितना है 10, और फिर हम डिवाइड कर देंगे इसको v2 से, और v2 जो है वो कितना है हमारे पास 100। जो ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे तो उसके बाद हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि m2 इज़ इक्वल्स टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका आंसर आएगा कि m2 इज़ इक्वल्स टू 0.001 m। तो डाइल्यूशन के बाद की जो मोलैरिटी है वो असल में होगी 0.001 मोलैरिटी। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 7 के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। तो द सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ग्राम्स हैं सॉल्यूट के वो डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। हमने उनको डिज़ोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, कि जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ़ ग्राम्स जितने हमें चाहिए, ताकि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो कितना है 10 ग्राम, उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाए टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बने। मतलब अगर हम इसके बाद कोई अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जाए या फिर वो जमा हो जाए बॉटम के अंदर।
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, कि जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ ना हो, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, हम उसको बढ़ाएं नहीं, क्योंकि बढ़ाने से क्या होता है कि जो सैचुरेशन होती है वो बढ़ जाती है और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबल हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूट जिसके ग्राम्स डिज़ोल्व हुए हों, ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जो हमारे पास 100 ग्राम के अंदर मौजूद है, ताकि एक सॉल्यूशन बने जो कि सैचुरेटेड हो और बग़ैर टेम्परेचर चेंज की वजह से। आगे लिखा हुआ है द कंसनट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ रेफर टू एज सॉल्युबिलिटी। ये जो भी कंसनट्रेशन होती है सॉल्यूट की ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, ये असल में इज़ रेफर टू एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। ये असल में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को बताता है एट ए गिवन सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट के अंदर जिसके अंदर हमने उसको ऐड किया है, उसके अंदर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, ये असल में हमें पता चलती है इस तरीके से। अब आगे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। असल में जो प्रिंसिपल होते हैं सॉल्युबिलिटी के वो कैसे होते हैं कि द आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेज आर डिज़ोल्व्ड इन। जो आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेज होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। अब आगे लिखा हुआ है आयोनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं और जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं असल में वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स कैसे, जैसे अगर हम आयोनिक सॉलिड्स और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर, एग्जाम्पल KCl, Na2CO3, CuSO4, शुगर एंड अल्कोहल आर ऑल सॉल्युबल इन द वाटर। अगर कोई भी हम आयोनिक या पोलर सॉल्यूट लेते हैं तो वो हमेशा ऐसे सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होगा जो कि खुद भी पोलर हो। जैसे अगर हम लें पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर या फिर अल्कोहल, वो सब डिज़ोल्व होंगे वाटर के अंदर। अब नंबर सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेज आर नॉट सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज होती हैं वो कभी भी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि अगर हम वाटर के अंदर इनको सॉल्युबल करवाना चाहें, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है, तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो कि नॉन पोलर हैं। फॉर एग्जांपल ईथर, बेंजीन और पेट्रोल। अगर हम ईथर को ले लें या बेंजीन को ले लें या फिर पेट्रोल को ले लें, अगर हम इन्हें वाटर के अंदर सॉल्युबल करवाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी सॉल्युबलाइज नहीं होंगे, ये इनसॉल्युबल ही रहेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो असल में नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेज होती हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबलाइज होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, जैसे कि ग्रीस हो गया, पेंट हो गया या नैफ्थलीन हो गया, ये असल में नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। ये हमेशा सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर हो गया या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गए, ये जो हैं कि डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी नॉन पोलर होना चाहिए। नंबर सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है प्रिंसिपल्स का, असल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एक इंटरेक्शन होती है आपस में, इस पर भी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। और तीसरी बात जो है टेम्परेचर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है।